रोटेशनल डायनामिक्स हमारा लेसन शुरू है, रोटेशनल मोशन, और आज का हमारा सेकंड लेक्चर रोटेशनल डायनामिक्स का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स है या फिर जो पैरामीटर्स है सर्कुलर मोशन के, वो हमें देखना है। जैसे कि रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। These are some parameters, these are some terms related with the circular motion as well as rotational motion, वो हमें देखना है, समझना है। ओके, सो सर्कुलर मोशन में जो पहला जो हमारा टर्म है, पहली जो टर्म है, फर्स्ट जो पैरामीटर वो है रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। ओके, सो फर्स्ट जो टर्म है हमारी वो है रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। हम डिनोट करते हैं उसे वेक्टर आर से। ओके, सो ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन है, तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। Object is performing circular motion along this circle having center R, और उसकी जो सर्कल की रेडियस R है, स्मॉल r, उस सर्कल की रेडियस कितने हैं? R है, समझो R इतनी रेडियस है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्म करते समय समझो कंसीडर करो उसकी अभी एट दिस इंस्टेंट, एट पर्टिकुलर दिस इंस्टेंट, ओके, एट दिस इंस्टेंट वेयर टाइम इज 0, ओके, फिलहाल एट टाइम इक्वल टू 0, अभी उसकी पोजीशन कितनी है? ए पोजीशन है, और कहां पर है? सर्कमफरेंस पर है, और सर्कल का ये सेंटर है। तो रेडियस वेक्टर क्या रहता है? रेडियस वेक्टर क्या रहता है? तो रेडियस वेक्टर ये ऐसा वेक्टर रहता है जो हमें ड्रॉ करना है, जो हम ड्रॉ करेंगे सर्कल के सेंटर से और कहां तक? ऑब्जेक्ट के पोजीशन तक। यहां उसकी पोजीशन है तो यहां तक, तो सर्कल के सेंटर से हम ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट के पोजीशन तक, और उस वेक्टर को हम कहेंगे रेडियस वेक्टर, और फिर पोजीशन वेक्टर। Okay, a vector which is drawn from the center of circle to the position of a particle, और कहाँ पर position? On the circumference of circle, and that vector is called as the radius vector or the position vector. Okay, उसकी definition हम देखेंगे। The vector drawn, ऐसा वेक्टर जो हम ड्रॉ करेंगे from the center, drawn from the center of a circle, और कहां तक? to the position of a particle, to the position of a particle, और पार्टिकल पोजीशन कहां पर है? on the circumference of a circle on the circumference of a circle, और उस वेक्टर को हम कहेंगे उस वेक्टर को कहेंगे हम रेडियस वेक्टर। इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर, और उसे हम और क्या कह सकते हैं? पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पोजीशन दिखा रहा है कि यहां पर पोजीशन है, यहां से आकर ड्रॉ कर रहा है, और यहां पर दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए पोजीशन है, तो उसे हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर, और डिनोट करते हैं उसे स्मॉल r से, वेक्टर स्मॉल r से। ओके, ये होगी डेफिनेशन। द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। ओके, अब समझो हमें पोजीशन ए मिली है अभी एट दिस इंस्टेंट, जहां पर टाइम जैसा 0 है अभी फिलहाल, तो पोजीशन ए है, और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कराओगे तो आगे जाएगा। समझो कंसीडर करो हो गया बी तक, अब ये उसकी बी पोजीशन है, समझो टाइम लगा टी, आफ्टर टाइम टी वो पहुंचा बी पोजीशन तक। अब वहां पर भी हम एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सर्कल के सेंटर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन तक ये वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो रेडियस वेक्टर फिर आप यहां पर होगा। जैसे अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर ए है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर कैपिटल ए है, तो रेडियस वेक्टर कहां पर है? फिलहाल यहां पर। और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर बी है, तो रेडियस वेक्टर कहां पर है? यहां पर है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती जाएंगी, वैसे वैसे रेडियस वेक्टर भी मूव होते जाएगा। ओके, तो यानी कि देखो अगर ए बी अगर हम देखें हमें, तो ए बी क्या रहेगा? ए बी सर्कल की आर्क है, ए बी ये क्या है? सर्कल की आर्क है। ओके, और उस आर्क की लेंथ हम कहेंगे समझो ds, जो ए बी सर्कल की आर्क है उसकी लेंथ हम कंसीडर करें ds, और यहां पर जो एंगल है यहाँ का, इन दोनों में का एंगल, तो उस एंगल का हम कहेंगे डी थीटा। अब ये जो एंगल है उस एंगल का हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करेगा वैसे रेडियस वेक्टर भी मूव होगा,
सो रेडियस वेक्टर जो एंगल ट्रेस करता है, रेडियस वेक्टर जो एंगल ट्रेस करता है उस एंगल को कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो ये डी थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और हमारा रेडियस वेक्टर वेक्टर आर है। अब रेडियस वेक्टर आर उसका अगर हमें लिखना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कैसे बनता है? सो रेडियस वेक्टर इट इज गिवन बाय अब रेडियस वेक्टर है उसके अगर हमने लिखनी है मैग्नीट्यूड, रेडियस वेक्टर उसकी लिखनी है हमें मैग्नीट्यूड, और वो वैल्यू कितनी रहेंगी? सो उसकी मैग्नीट्यूड जो रहेगी वो सर्कल के रेडियस की जितनी रहेंगी। सो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये हमें ध्यान में रखना है कि रेडियस वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू तो कितनी रहेगी? सर्कल की जितनी रेडियस उतनी उसकी मैग्नीट्यूड रहेंगी, वैल्यू रहेंगी। और उसका फॉर्मूला है रेडियस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो भी हमें देखना है एंड इट इज गिवन बाय तो उसका फॉर्मूला है देखिए। सो वेक्टर आर रेडियस वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड मॉड इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला रहता ds अपॉन d थीटा। ओके, अब यहां पर जैसे अगर ऐसा कर सकते, अगर ऐसा भी लिखना था लिख सकते थे हम, लेकिन अगर हमने यहाँ पे ds लिखा है तो ds का मतलब रहता है कि d यानी स्मॉल। सो ये r थे हमें स्मॉल कंसीडर करनी है। अगर से r अगर स्मॉल कंसीडर किया हमने तो जो डिस्टेंस रहेगा वो भी कम रहेगा। और अगर वेरी शॉर्ट या फिर थोड़ा अगर कम कंसीडर किया हमने तो r अगर कम रहे तो वो हो सकती है स्ट्रेट, हो सकती है स्ट्रेट। हाँ, अगर a टू b ये पूरी आर्क देख रही है तो कर्व है, लेकिन अगर हमने अगर स्मॉल आर्क अगर कंसीडर किया हमने, स्मॉल आर्क अगर कंसीडर किया हमने तो स्मॉल आर्क को कैसे रख सकते हैं? स्ट्रेट लाइन रख सकते हैं और फिर उसे कैसे स्ट्रेट लाइन में उस डिस्टेंस को हम लीनियर डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ds जो कंसीडर करना है ये हमें स्मॉल कंसीडर करना है, ds हमें कंसीडर करना है स्मॉल डिस्टेंस। देखिए तो यहाँ पर वेयर जो ds है ds तो ये क्या है? ये हमें कंसीडर करना है स्मॉल लीनियर डिस्टेंस, स्मॉल लीनियर डिस्टेंस। अब अगर हमने आर्क अगर हमने स्मॉल कंसीडर की यानी कि फिर एंगल भी स्मॉल बन जाएगा, क्योंकि अगर फिलहाल अगर ए पोजीशन यहाँ पर है, बी पोजीशन यहाँ पर है, दोनों रेडियस वेक्टर इनमें का एंगल थोड़ा ज्यादा है क्योंकि आर्क ज्यादा है। लेकिन अगर आर्क अगर हमने स्मॉल कंसीडर की तो वो जो पोजीशन है बी पोजीशन यहाँ तक आ जाएगी और जो एंगल रहेगा एंगल भी स्मॉल बन जाएगा। तो यानी कि अगर आर्क अगर स्मॉल है, स्मॉल लीनियर डिस्टेंस अगर कंसीडर करें हम तो जो डी थीटा है वो एंगल भी स्मॉल रहेगा और उसे कहते हैं हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो डी थीटा तो ये क्या रहता है? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसका जो फॉर्मूला है उसमें जो ds है वो क्या है? स्मॉल लीनियर डिस्टेंस, और जो डी थीटा है वो क्या है? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये हो गया उसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। अब रेडियस वेक्टर है तो उसकी रहेगा यूनिट, तो इसका यूनिट क्या है? तो रेडियस वेक्टर है, इसकी वैल्यू मेजर करेंगे किससे? मीटर या फिर सेंटीमीटर में। सो रेडियस वेक्टर उसका जो SI यूनिट बनता है, SI यूनिट तो वो रहता है SI यूनिट रहता है मीटर, स्मॉल है। उसका CGS यूनिट तो वो रहेगा सेंटीमीटर। अब रही बात उसका डायमेंशन, अब यहाँ पे रेडियस है यानी कि लेंथ है, सो उसका डायमेंशन जो डायमेंशन बनेगा ऑफ रेडियस वेक्टर तो वो बनेगा सिंपली L1, क्योंकि सिर्फ रेडियस है यानी लेंथ है। L1 मास नहीं है 0 और टाइम नहीं है 0, तो ये हो गया उसका डायमेंशन। अब रही बात डायरेक्शन की, क्योंकि हमने रेडियस वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड तो देख ली, अब उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में रहता है रेडियस वेक्टर? वो हमने ड्रॉ किया उस डायरेक्शन में। जैसे देखो हमने कहां से ड्रॉ किया? सर्कल के सेंटर से। सो उसकी डायरेक्शन कैसे रहेंगी? सर्कल के सेंटर से। और कहां तक? जैसे हम सर्कल के सेंटर से अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, सो इस वजह से रेडियस वेक्टर उसकी डायरेक्शन कैसे रहेंगी? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। रेडियस वेक्टर उसकी डायरेक्शन कैसे? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सो it is directed away from the center of a circle.
ये होगी उसकी डायरेक्शन। तो यहां पर हो गया रेडियस वेक्टर, ये हो गया रेडियस वेक्टर। ओके, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टर्म है सर्कुलर मोशन रिलेटेड हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो भी हमें डिस्कस करनी है। सो अब हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखते हो क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे अगर ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में अगर मूव हो रहा है तो उसका रहेगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय उसका जो पाथ है वो तो स्ट्रेट लाइन नहीं, पूरा पाथ वैसे स्ट्रेट लाइन नहीं है। ओके, इस वजह से फिर सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वो रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर यानी एंगल, देखना हमें वो क्या रहता तो उसके नाम नहीं है, जैसे कि एंगल ना, एंगुलर। अब हमें पता है पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और एक उसकी क्या है इनिशियल पोजीशन है एट टाइम t इक्वल टू 0। ए उसकी क्या है इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, और जो पार्टिकल की पोजीशन है वो टाइम एट टाइम t इक्वल टू 0। पहला टाइम कैसा है 0 है टाइम, अभी पोजीशन उसकी इनिशियल पोजीशन ए है। और बाद में फिर अगर ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो आगे जा रहा है, समझो आफ्टर टाइम t इतने टाइम में समझो ऑब्जेक्ट वो ए से बी तक पहुंचा। ओके, टाइम कितना लगा t लगा, तो b होगी उसकी फाइनल पोजीशन, b होगी उसकी फाइनल पोजीशन। ओके, b जो है वो उसकी फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर टाइम t। ओके, t टाइम के बाद उसकी पोजीशन b है। ओके, यहां तक पोजीशन। अब अगर जैसे देखिए अगर पोजीशन उसकी a थी तो हमने रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, और कैसे ड्रॉ करते हैं हम सर्कल के सेंटर से उस पोजीशन तक। तो जब पोजीशन a थी तो रेडियस वेक्टर यहां पर था। ओके, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हुई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां तक गई, ऑब्जेक्ट आगे गया और उसकी पोजीशन कहां गई b तक पहुंची। अगर पोजीशन उसकी b हो गई तो रेडियस वेक्टर यहां तक पहुंचा। जैसे ऑब्जेक्ट a से b गया वैसे रेडियस वेक्टर उसने कुछ तो भी एंगल ट्रेस किया हुआ है। ओके, जैसे ऑब्जेक्ट a से b तक गया तो वैसे रेडियस वेक्टर ने भी कुछ तो भी एंगल ट्रेस किया, कोई तो एंगल ट्रेस किया, उस एंगल को कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो थीटा है, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो थीटा इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल ए से बी जा रहा है और वहां पर सर्कल के सर्कमफरेंस पर मूव होते समय ए टू बी, यानी ये क्या है ये आर्क है, सर्कल की आर्क है, और उस आर्क की लेंथ हमें कंसीडर करनी है एस। तो एस जो है वो है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दैट सर्कल। और जो सर्कल है उस सर्कल की रेडियस आर इतनी है, आर ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब हमें देखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी डेफिनेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसकी डेफिनेशन देखते क्या है। सो अगर पोजीशन ए है तो रेडियस वेक्टर यहां पर है, और पोजीशन बी है तो रेडियस वेक्टर आगे गया है, और जाते से उसने क्या किया एंगल ट्रेस किया, और उस एंगल को कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे हम डिफाइन करेंगे, इसे हम डिफाइन करेंगे द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर। एंगल किसे ट्रेस किया रेडियस वेक्टर ने, द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर in a given time, in a given
टाइम। और ये जो एंगल ट्रेस हो रहा है, एंगल ट्रेस कहां पर होता है? सर्कल के सेंटर पर, इन गिवन टाइम एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, the angle traced by the radius vector in a given time at the center of a circle or circular path is called as angular displacement. It is known as angular displacement. और हम दिखाते हैं उसका सिंबल जो है थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम दिखाते हैं थीटा से। ये होगा इसकी डेफिनेशन। The angle traced by the radius vector in a given time at the center of circular path is known as angular displacement theta. अब उसका फॉर्मूला अब यहाँ पर देखिए, अब ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है और ये जो दोनों रेडियस है और ये आर्क है सर्कल की। तो यहाँ पे ना मैथमेटिक्स में हमें सेंट्रल एंगल, सर्कल के सेंटर पर बनने वाला सेंट्रल एंगल, उसका फॉर्मूला पता है और वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। देखिए, so angular displacement is given by उसका फॉर्मूला थीटा इक्वल टू, तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला कैसा रहता है कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। वही फॉर्मूला रहेगा कि लेंथ ऑफ एन आर्क और अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ये हो गया फॉर्मूला। थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? एस है और रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है? आर है। तो ये बन गया फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। ओके, अब इसका यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल है, प्लेन एंगल है, और प्लेन एंगल का यूनिट कौन सा रहता है? रेडियन। सो इस वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका एसआई यूनिट इज रेडियन। उसका एसेंटिक कौन सा है? रेडियन। दिखा जाता है स्मॉल रेड्स। अब ये डायमेंशन दिखाएगा इसका, क्योंकि एंगल है और एंगल ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब रही बात इसकी डायरेक्शन की, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर। अब उसकी डायरेक्शन दिखानी है हमने, इसकी डायरेक्शन दिखानी है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी? देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एक्सेल वेक्टर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्सेल वेक्टर। एक्सेल वेक्टर यानी कि उसकी डायरेक्शन रहेगी एक्सिस की डायरेक्शन में। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन फॉर्म कर रहा है तो उसका एक्सिस यानी कि उसके सर्कल से जाने वाला एक्सिस, तो ये उसका रहेगा एक्सिस। तो ये होंगे उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे इसे। ओके, इसे कहेंगे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहाँ पर उसका रहेगा ये सेंटर, और सेंटर में से जाने वाला एक्सिस। तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। सो ऑब्जेक्ट जो है या फिर पार्टिकल जो है, पार्टिकल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी? तो जो डायरेक्शन रहेगी एक्सिस की, तो एक्सिस के डायरेक्शन में रहता है। हाँ, यहाँ पर दो कंडीशन रहती है। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अगर ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रहेंगी एक्सिस के डायरेक्शन में, लेकिन रहेंगी अपवर्ड। और दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट इसके अपोजिट, जैसे अगर ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन लेकिन क्लॉकवाइज, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन लेकिन क्लॉकवाइज, तब उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसकी डायरेक्शन रहेंगी एक्सिस से, एक्सिस डायरेक्शन में रहेंगी, पासिंग थ्रू सेंटर। ओके, एक्सिस में रहेंगे लेकिन डायरेक्शन रहेगी डाउनवर्ड। और क्या रहता है, जैसे उसका जो सर्कल रहेगा, ऑब्जेक्ट का जो सर्कल रहेगा, सर्कल का प्लेन रहेगा, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसकी डायरेक्शन रहती है
एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्सिस कैसा, पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर, और सर्कल के प्लेन को परपेंडिकुलर इस तरह उसकी डायरेक्शन रहती है। ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर हम बोली तो वो रहेगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट सर्कल, सर्कल के प्लेन को परपेंडिकुलर। और अगर क्लॉकवाइज अगर रिवॉल्व हो रहा है ऑब्जेक्ट तो डायरेक्शन रहेगी डाउन में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर रिवॉल्व पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन रहेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। So its direction is along the axis of revolution, और passing through या फिर उसे कहते हैं passing through center and perpendicular to the plane. Okay, axis of revolution and perpendicular to the plane of that circle, और इसकी डायरेक्शन जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड रहेगा या फिर वो डाउन रहेगा, तो ये हम डिसाइड करते हैं। दो रूल है हमारे पास में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। इनकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हम दो रूल्स यूज करते हैं, और उस रूल्स का पहले रूल है वो रहता है राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा जो रूल है वो रहता है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। इन दो रूल के हेल्प से, बाय दिस टू रूल्स वी यूज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सो उसकी डायरेक्शन इट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ये हो गई उसकी डायरेक्शन। ओके, तो यहां पर हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा। उसकी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया, और ये उसकी डायरेक्शन। और अगर उसकी डायरेक्शन अगर एक्सिस के डायरेक्शन में है, उस वजह से उस वेक्टर को हम कहते हैं एक्सेल वेक्टर। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ एक्सेल वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is an axial vector, क्योंकि उसकी डायरेक्शन रहती है एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड और दो तीन टर्म्स हैं, वो हमें देखना है। कुछ फैक्ट्स देखने हैं, देखते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो एंगल है वो सफिशिएंट है, थोड़ा बहुत एंगल है, सफिशिएंट है। अगर एंगल सफिशिएंट है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कैसा बनेगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। और लेंथ ऑफ आर्क ये भी सफिशिएंट है यहाँ पर। ओके, आर्क जो है वो थोड़ी बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत है, और उसकी कुछ तो भी लेंथ है उसकी सफिशिएंट है, और उसकी सर्कल की रेडियस। ओके, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और समझो कंसीडर करो हम पहले इसकी इनिशियल पोजीशन ए है और बाद में फिर वो आगे जा रहा है, आगे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय, लेकिन समझो अगर वेरी स्मॉल टाइम अगर कंसीडर किया हमने, वेरी स्मॉल टाइम, तो वेरी स्मॉल टाइम वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, वो थोड़ा बहुत ही जाएगा। सो अगर टाइम अगर हमने स्मॉल कंसीडर किया, स्मॉल टाइम टी, सो स्मॉल टाइम में ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ज्यादा नहीं जाएगा, वो थोड़ा बहुत ही जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट अगर टाइम अगर शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट टाइम है, तो जिसकी वजह से फिर वो ऑब्जेक्ट ज्यादा जाएगा नहीं, उसकी लेंथ जो रहेगी सर्कल की लेंथ, आर्क की लेंथ वो भी कम रहेगी। ओके, समझो पार्टिकल यहाँ तक गया, तो जिसकी वजह से जो आर्क की लेंथ वो भी कम हो जाएगी, वो कम रहेगी। समझो उसे कहेंगे हम ds, आर्क की लेंथ वो कितनी रहेगी, ds रहेगी, वो भी स्मॉल रहेगी, और जिसकी वजह से जो एंगल है वो एंगल भी कम बन जाएगा। तो यहाँ पर एंगल भी कितना रहेगा, वो कम रहेगा। समझो बी क्वेश्चन यहाँ तक है, और टाइम कम है, कम टाइम में ऑब्जेक्ट ने कम डिस्टेंस कवर किया, उसकी वजह से लेंथ जो है आर्क की लेंथ वो भी कम बनी, ds बनी, और
जो एंगल रहेगा ये एंगल भी बहुत कम ट्रेस होगा रेडियस वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर ए टू बी गया यानी कि स्मॉल गया तो रेडियस वेक्टर भी कम एंगल ट्रेस करेगा। सो ये एंगल कम रहेगा, उसे कहेंगे हम स्मॉल एंगल डी थीटा कहेंगे। यानी कि अगर टाइम अगर स्मॉल है तो ऑब्जेक्ट कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, एंगल भी कम हो जाएगा, तब उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कैसे बनेगा? सिंपली यहाँ थीटा की जगह पर डी थीटा आ जाएगा और डीएस एस की जगह पर डीएस आ जाएगा। ओके, देखते हैं इफ अ पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल है और जो पार्टिकल परफॉर्म करे सर्कुलर मोशन, पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और वो डिस्क्राइब करता है स्मॉल एंगल, डिस्क्राइब्स स्मॉल एंगल एट द सेंटर, सेंटर में वो स्मॉल एंगल कवर करेंगे, स्मॉल एंगल एट द सेंटर, एट द सेंटर इन वेरी शॉर्ट टाइम, टाइम शॉर्ट है समझो, इन वेरी शॉर्ट टाइम, और टाइम कितना है वो dt है, तब जो उसके लेंथ आर के लिए वो भी कम रहेगी, तब जाके जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो भी कम रहेगा, देन इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो कैसे बनेगा? वो बनेगा इस फॉर्मूले से हिसाब से वो बनेगा डी थीटा, क्योंकि एंगल कितना है स्मॉल और लेंथ ऑफ आर्क कितनी वो भी स्मॉल है, ds, और अपॉन में रेडियस ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये बनेगा। अगर टाइम अगर स्मॉल है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इक्वल टू ds अपॉन r, और यहाँ पर जो r है r उसे हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं r इनटू डी थीटा इक्वल टू ds, ये भी हो गया, ds का फॉर्मूला ये बन गया। उसके बाद में वही अगर हम देखें, अगर इसी को अगर हम लिखना है वेक्टर फॉर्म में, इसी को लिखना है हमें वेक्टर फॉर्म में, तो इसको ये जो समझो लेंथ ऑफ आर्क है या फिर स्मॉल लीनियर डिस्टेंस है, इसे अगर लिखना है वेक्टर में, तो वेक्टर में कैसे लिख सकते हैं? सो इन वेक्टर फॉर्म, सो वेक्टर में कैसे लिखेंगे? इसे वेक्टर लिखेंगे, सो वेक्टर ds, और इसे भी वेक्टर लिखेंगे, सो वेक्टर r क्रॉस वेक्टर d थीटा। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में ds, वेक्टर ds ही बनेगा वेक्टर r क्रॉस वेक्टर d थीटा, ऐसे रहता है कि वेक्टर r रेडियस वेक्टर और दूसरा कौन सा एंगुलर डिस्टेंस वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और ये क्या रहता है? स्मॉल लीनियर डिस्टेंस वेक्टर, स्मॉल लीनियर डिस्टेंस वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। यहाँ पर ये हो गया, ये हमारी बात होगी एक। दूसरा यहाँ पर हमने स्मॉल अपने एंगल कैसे गया था, स्मॉल डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, तब जाके वो एंगल भी स्मॉल था। लेकिन अगर आप हमें अगर पूरा अगर एंगल कंसीडर करना है, इस तरह से था, एंगल थीटा था, लेंथ ऑफ आर्क एस थी, इतना था। ओके, अगर ऑब्जेक्ट अगर समझो अब इतना ही नहीं, सिर्फ ए टू बी नहीं तो पूरा सर्कल गया, पूरा सर्कल के सर्कमफरेंस पर मूव हुआ। अगर ऑब्जेक्ट क्या वो पूरे सर्कल के सर्कमफरेंस पर मूव हुआ, तो यहां से ए पॉइंट से निकला और ए पॉइंट तक पहुंचे, यानी कि हो गया वन रिवोल्यूशन। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट अगर पूरे सर्कल के सर्कमफरेंस पर मूव हो रहा है तो उसने एंगल कितना कवर किया है वो निकालना है हमें। देखते हैं, अगर पोजीशन अगर ए है तो रेडियस वेक्टर यहां पर है, और पोजीशन डी की फिर अगर बदल रही है, चेंज हो रही है, तो रेडियस वेक्टर भी मूव होते जाएगा। ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो रेडियस वेक्टर भी आगे जाते जाएगा, मूव होते रहेगा, एंगल ट्रेस करते रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां तक अगर पहुंचता था, अगर ऑब्जेक्ट अगर यहां तक पहुंचता था, रेडियस वेक्टर यहां तक आता था, रेडियस वेक्टर यहां तक आता था, और जिसकी वजह से फिर एंगल कितना कवर होता था वो 180 का। लेकिन अगेन ऑब्जेक्ट आगे गया, तो बाद में फिर हो गया रेडियस वेक्टर भी आगे जाएगा, अगेन ऑब्जेक्ट आगे गया, ए तक पहुंचा, रेडियस वेक्टर यहां तक आया। देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट ए से इनिशियल पोजीशन से दोबारा वही तक पहुंचा, रेडियस वेक्टर भी पूरा मूव होने के बाद में वही पर पहुंचा, यानी कि उसने एंगल कितना कवर किया? ये पूरा एंगल कवर किया। ओके, ये पूरा एंगल, और सर्कल का पूरा एंगल यानी कि कवर करता 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब ऐसा कि अगर यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीट करता है 1 रिवोल्यूशन,
तो उसका पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो कितना रहता है 360 डिग्री. सो वन रिवोल्यूशन. सो इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल वो कवर करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कवर्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो कितना थीटा इक्वल टू 360 डिग्री. और ये इसी को हम लिख सकते हैं रेडियन में, यानी कि 2 पाई रेडियन. ये हो गया, ये हमें ध्यान में रखना है. इन वन रिवोल्यूशन ऑब्जेक्ट कवर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन. ये बात हो गई. और अब हमें देखना है एक और पॉइंट हमें देखना है. जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये तो पता है हमें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल क्या रहता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल. अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लेंथ ऑफ आर्क है अपॉन रेडियस है. अगर इन दोनों की वैल्यू अगर सेम रहेगी तो आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा. देखिए अगर हमने क्या किया कि जो लेंथ ऑफ आर्क है एस क्या रहती है, लेंथ ऑफ आर्क रहती है. ओके, ए टू बी है, उसकी लेंथ ऑफ आर्क एस है और रेडियस कितने आर है. अगर इन दोनों की वैल्यू अगर सेम रही तो जैसे कि लेंथ ऑफ आर भी समझो 1, लेंथ ऑफ आर भी समझो 2 मीटर है और रेडियस भी कितने 2 मीटर है. तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा तुम्हें, बट आपको मिलेगा 1 मिलेगा. ओके, थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा. और थीटा इसका जो यूनिट है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और उसका यूनिट क्या है, रेडियन है. यानी कि फिर थीटा कितना रहेगा, फिर 1 रेडियन मिल जाएगा हमें. तो यहाँ पर क्या रहता है कि 1 रेडियन ये थीटा, लेकिन ये कब मिलेगा जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के जरिए सेम रहेंगे. तो हमें वही देखना है कि 1 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, क्या रहता है, उसे हमें डिफाइन भी करना है. ओके, तो हमें ये देखना है कि 1 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पर हमें देखना है अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल ये अगर दोनों इनकी अगर वैल्यू अगर सेम रहे तो तब जाके एंगल बनेगा 1 रेडियन. तो इसे कह सकते हैं हम कि ऐसे एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल जितनी है. ऐसे एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल जितनी है. तो उस आर्क ने सर्कल के सेंटर पर क्या हुआ एंगल, सबटेंड क्या हुआ एंगल. तो उस एंगल को कहेंगे हम 1 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगेन ऐसे आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल जितनी है. और उस आर्क में सर्कल के सेंटर पर क्या हुआ एंगल, उस एंगल को कहेंगे हम 1 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, देखिए सो 1 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 1 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल. ये क्या रहता है, एंगल रहता है. और एंगल सबटेंडेड बाय किसने सबटेंड किया है, आर्क ने. सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और कहां पर, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल. और उस आर्क में जिसकी लेंथ है रेडियस जितनी, होल्स लेंथ, उस आर्क की लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल. उसे कहेंगे 1 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देखिए 1 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंडेड, किसने सबटेंड किया, बाय आर्क ने सबटेंड किया है. और कहां पर, एट द सेंटर ऑफ सर्कल. और किस तरह की आर्क है, whose length, इसकी लेंथ कितनी है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल. ये हो गया 1 रेडियन. तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड कोई टर्म्स, 2-3 टर्म हमने देख लिए. ये भी रहता है वेक्टर फॉर्म इस तरह से रहता है, या फिर 1 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो जाएगा 360 या फिर 2 रेडियन और 1 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके.